नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के लिए 15 जनवरी का दिन बेहद खास होता है। 15 जनवरी को उनका जन्मदिन होता है। कभी लखनऊ में उनके जन्मदिन पर जलसा हुआ करता था। लाखों लोग जुटते थे, बहन जी की जय जयकार होती थी, लाखों करोड़ों के गिफ्ट मिलते थे। लेकिन वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। मायावती अब अकेली अकेली सी हैं। उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव भी अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो अगले 30 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस मुद्दे के सभी पहलुओं पर हम करेंगे नुक्ताचीनी। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ सवाल हैं जिन पर नजर डाल लीजिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब मायावती अखिलेश के साथ गठबंधन में लड़ी थी, तो उनकी पार्टी ने यूपी में 10 सीटें जीती थीं। क्या बीएसपी 2019 दोहरा पाएगी? मायावती दलित वोट बैंक पर गुमान करती थीं। क्या अब ये वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया है? इंडिया गठबंधन में क्यों शामिल नहीं हो रही है मायावती? क्या मायावती बीजेपी के पाले में खेल रही हैं? तो इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की प्रमुख मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एकला चलो का ऐलान कर दिया है। कल अपने जन्मदिन पर मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने अखिलेश यादव की पार्टी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन मोदी शाह के करिश्मे के आगे मायावती की ये रणनीति भी फेल हो गई। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। तब भी मायावती सियासी आरोपों के घेरे में थी। मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो रही हैं। अब मायावती अखिलेश को गिरगिट और मोदी की फ्री राशन स्कीम को दलितों के लिए गुलामी का टूल बता रही हैं। और इस मामले में ताजा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। मायावती देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। कभी यूपी ही नहीं, पूरे देश की दलित राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती थी। मायावती ने अब भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। वो मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। परिवारवाद और अपर कास्ट के विरोध में उतरी DS4 और बीएसपी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी फिर खड़ी हो पाएगी, या फिर उनका वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, या विपक्ष के इंडिया गठबंधन को ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता मिराज वली खान, समाजवादी पार्टी के नेता रविंद्र प्रताप सिंह और श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश के संपादक शिवेंद्र श्रीवास्तव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शिवेंद्र जी, शुरुआत आपसे करेंगे। मायावती फाइनली अपने हाइबरनेशन से बाहर आ गई 4.5 साल के हाइबरनेशन के बाद, और वो भी तब जब इंडिया अलायंस विपक्षी गठबंधन का फॉर्मूला बनाने के अंतिम दौर में है। तो क्या इंडिया अलायंस के लिए मायावती का एक्टिव होना एक चैलेंज है? देखिए, एक बात साफ तौर पर दिखती है जो कई सालों की राजनीति में मायावती की दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी जो है पिछले 4-5 सालों से जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें बहुत कोई एक्टिव होकर के उसने इलेक्शन में भाग नहीं लिया। और यहाँ तक कि अंदर के नेता ये भी कहते हैं कि लगता है बहन जी अब बसपा के साथ इंटरेस्ट ही बहुत ज्यादा नहीं रखती हैं। यानी एक तरीके से वो खुद ही अपने आप को अलग किए हुए हैं, और इसी का नतीजा है कि तमाम जो चुनाव के नतीजे आए वो इस तरीके के आए जिसमें दिखता है साफ तौर पे कि जो जुड़ाव था दलितों का, पिछड़ों का बसपा के साथ, वो कम हुआ है। और इसी के चलते जो दूसरी सियासी पार्टियां हैं वो बहुत तेजी से एक्टिव हुई और दलित वोट पर अपना सेंध मारने की कोशिश की। सबसे ज्यादा बीजेपी ने की। बीजेपी ने इसीलिए पिछले 6 महीने साल भर के अंदर देखिए तमाम तरीके के कार्यक्रम, जो दलितों के सम्मेलन, उन लोगों के कार्यक्रम, उन लोगों को जोड़ने की कोशिश, तमाम उनसे जुड़े हुए बयान या नेता ऐसे लाने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं जो ये धीरे धीरे ट्रीटमेंट हुआ है
उस ट्रीटमेंट ने मायावती को, बसपा को एक तरीके से दलितों के जुड़ाव को कम किया है और उसमें सेंध मारने का जो काम हो रहा है वो अलग अलग पार्टी कितना इसका फायदा ले पाती है अलग बात है, लेकिन बीजेपी बड़ी स्ट्रेटेजिकली, बड़ी रणनीति के तहत इसको करती हुई नजर आ रही है। खान साहब, कांग्रेस तो हमेशा से ही बहन जी को कहती रही है कि ये बीजेपी की बी टीम है, और अगर पिछले चुनाव में ही देख लें तो बहन जी के पास अभी 10 से 12% वोट शेयर है। तो ऐसे में उनका अकेले चुनाव लड़ना किस गठबंधन को डेंट करेगा? देखिए, बहन जी ने जो कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उन्होंने जो बातें कही हैं अकेले लड़ने का निर्णय लिया है, वो जाहिर सी बात है, हर पार्टी का उन्होंने ये बात खुद भी कही कि हर पार्टी का काम करने का अपना तरीका, अपनी शैली होती है। हमारी अपनी है, उनकी अपनी है। उन्होंने जो फैसला लिया है वो अपनी पार्टी के हित में क्या सोच कर लिया है, ये वो जाने, और आने वाला समय बताएगा कि उनके इस फैसले से, अकेले लड़ने से किसका फायदा हो रहा है और किसका नुकसान हुआ है। ये जनता देखेगी, ये आवाम देखेगी इस देश की, और इस देश की आवाम, मतदाता बहुत समझदार है, उसको मालूम है कि किस फैसले से किसको फायदा और किसको नुकसान होता है। तो ये बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अभी तक जो भी चुनावी नतीजे आए हैं, जहां जहां बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, वहां पर भी क्या रिजल्ट रहा है, किसका वोट किसको ट्रांसफर हुआ है, वो सबके सामने है। और आने वाले वक्त में भी ये बातें क्लियर हो जाएंगी, उसमें कोई ढकी छुपी बात रहने वाली नहीं। खान साहब, लेकिन आप लोग लगातार ये बात कह रहे थे कि जो भी बीजेपी के खिलाफ लड़ना है तो सभी पार्टी एकजुट होकर आ जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी मायावती को आप लोग मना नहीं सके। और अब तो जवाब एक तरह से साफ साफ क्लियर है, मतलब अगर कहें तो कुछ न कहने से मोहब्बत का गुमा होता है, तो साफ नजर आ रहा है बिना कुछ कहे उन्होंने सब कुछ कर दिया। नहीं, देखिए, बात आपकी सही है। हम लोग तो निश्चित तौर पे लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि ज्यादातर वो राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन से इस देश को मुक्ति दिलाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, वो इंडिया अलायंस में आए। हमारी लगातार ये जोड़ने की कोशिश थी और उसमें हम लोग बहुत बड़ी तादाद में सफल हुए। इतने सारे दल, लगभग 38 दल हमारे, 38 राजनीतिक दल हमारे साथ में हैं, इनके लिए भी कोशिश कर रहे थे। अब बाकी उनका अपना निर्णय है कि वो नहीं आना चाह रही हैं, और अगर नहीं आना चाह रही तो उसके पीछे कारण क्या है। जो अभी बात हुई कि उनका वोट बैंक कहाँ जाएगा, तो जाहिर तौर पर ये सारी चीजें सामने दिखेंगी। और 4.5 साल में या उससे पहले भी अगर आप बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक इतिहास देखें, तो जब भी वो विपक्ष में होती है तो कभी भी आपको उसका कैडर, उसके कार्यकर्ता कभी भी सड़कों पर, कभी भी धरना प्रदर्शन या जनहित के किसी मुद्दे पर लड़ते भिड़ते नजर नहीं आएंगे। ये बात उन्हीं ने भी बताई, और ये बात हमें हमेशा आज की नहीं है। ऐसा नहीं है कि चलिए, एक बात तो साफ है ना, अब आप लोगों को मायावती और बीजेपी के बीच की नजदीकियों को लेकर अब तो कोई शक शुबा नहीं है ना आप लोगों को? तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं फिलहाल आपके चैनल पर ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मायावती जी की भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां हैं या दूरियां हैं। ये सारी चीजें देखने वाली हैं, समझने वाली हैं। जो भी राजनीति कर रहे हैं उनको भी समझ में आता है और मतदाताओं को भी समझ में आता है। हम कहें कि वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत नजदीक हैं या बहुत दूर हैं, सब कुछ क्लियर है, दिख रहा है किससे किसको फायदा होगा। हाँ, जो बात आज अभी जो सवाल है कि उनका वोट बैंक कहाँ जाएगा, वो चुनाव के बाद वो भी क्लियर हो जाएगा। उसमें कहने और सुनने और समझने की कोई बात ही नहीं है। चलिए, तो रविंद्र जी, आप लोगों के लिए तो अच्छी खबर है, आप वैसे भी नहीं चाहते थे कि बसपा साथ में आए। आप वैसे भी पिछला जो अलायंस था उसमें भी कोई चमत्कार नहीं हो पाया था, बल्कि उल्टा ये हुआ कि बुआ और बबुआ करते करते बात गाली गलौज तक आ गई थी। तो आपके लिए तो अच्छी खबर है, साथ नहीं आ रहे हैं तो। मैम, चमत्कार तो हुआ था कि 50% वोट पाके भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें हार गई थी उत्तर प्रदेश में। तो ये तो बहुत बड़ा चमत्कार था कि पुलवामा का उन्माद था चारों तरफ, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश ने 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। अब आते हैं जो ये पत्रकार वार्ता हुई है उसपे। भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में जनाधार बहुत तेजी से घटा हुआ है। 28 राज्यों में से
केवल 9 राज्य ऐसे हैं जहां उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो ये बहुत बड़े सूचक की तरफ सूचित करता है कि जनाधार नहीं है। फिर पिछले अगर 14 चुनाव की बात कर लेते हैं तो उसमें से 15 चुनाव की, तो उसमें से 11 चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है। अभी जो सबसे लेटेस्ट चुनाव हारी है राजस्थान में, उनकी सरकार है, हारने वाला उनका मंत्री है। उत्तर प्रदेश जैसी जगह पे देखिएगा तो 19 में 50% वोट, फिर विधानसभा में 41% वोट, फिर निकाय के चुनाव में 30% वोट। तो जनाधार बुरी तरीके से घटा है। फिर जो हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने फार्मूला शुरू किया है, जातिगत जनगणना पे हम जोर दे रहे हैं और पीडीए का फार्मूला हमने लगाया है। तो बीजेपी घबराई हुई इससे बहुत जोर से। देखिए, आप लोग 28 जो हैं अलग अलग आकार और रंग वाले लोग एक साथ मिलकर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अपना रास्ता एक नहीं कर पा रहे हैं। और जैसा शिवेन जी ने बोला कि भाई अगर आपकी चिंता ना करें तो भी आपको दिक्कत, अगर आपकी चिंता करें तो भी आपको दिक्कत। नहीं, चिंता कर रही है उसके लिए तो हम लोग बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि ऐसे माहौल में जहां विपक्ष का चिंता नहीं हो सकता, अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद का पात्र हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो गठबंधन आपस में लड़ते हैं, मतलब विचार का मतभेद है, इसका मतलब उनमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और जहां एक आदमी दबा के सबको बैठ जाए, ये माना जाएगा वहां तानाशाही है, किम जोंग यूं राज कर रहा है वहां पे। तो हमारे अंदर जो उठा पटक है वो हमारे लोकतंत्र का सूचक है। जहां उठा पटक नहीं हो रही है, मैं ईमानदारी पूर्वक आपको बता दूं, मैंने 38 पार्टियां ढूंढ डाला, तो अलग अलग जगह मिलता है। जब मैं टैली करता हूं तो कहीं ऐसा नहीं होता कि 38 पार्टियां निकल के आए। हाँ, 11 पार्टियां दिखाई पड़ती है नॉर्थ ईस्ट की, उसमें से, उस 38 में से, और सीट है वहां पर 7 या 8। कैसे गठबंधन कर लेंगे वहां पे? और वो बेचारी क्या उठा पटक कर लेंगे? खान साहब, चलिए अभी हम लोग बात बहन जी पे कर रहे हैं तो उन्हीं पर आ जाते हैं। खान साहब, कहाँ कमी रह गई? आप लोग मना नहीं पाए बहन जी को? नहीं, इसमें कोई कमी की बात नहीं है। जैसे हमारे अभी साथी ने कहा, ये बात सही है। ये जो बार बार देखिए शब्दों का बड़ा खेल चला जाता है कि बहन जी छोड़कर चली गई। अरे छोड़ के कैसे गई? वो जब हमारे साथ इंडिया अलायंस में वो पहले से ऑलरेडी थी तो नहीं कि वो छोड़ के चली गई। कोई हो और छोड़ के जाए तब तो आप ऐसी बात कहें। हम कोशिश कर रहे थे, सभी के लिए कोशिश कर रहे थे, बहन जी की बात नहीं है। हम तो हर उस दल के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जो चाहता है कि भाई सरकार की तानाशाही रवैये से हमें मुक्ति मिले, वो हमारे साथ आए। और ये हमारा एक प्रयास है। हम कोशिश कर रहे थे, उन्हें मना रहे थे, हम गिड़गिड़ा रहे थे, ऐसा कोई बात नहीं है। अब उनका निर्णय है, वो उन्होंने निर्णय ले लिया, वो हमारे साथ नहीं आना चाह रही, या वो किसके साथ जाना चाह रही, ये उनका मसला है। रही बात, जैसे अभी बात हो रही थी कि भाई आपके यहाँ गठबंधन में आवाजें बहुत उठ रही हैं इसलिए चर्चा हो रही है। हमारे यहाँ आवाजें उठेंगी, हमारे यहाँ बात होगी, सबकी बात सुनी जाएगी, सबको कहने की अपने बात हक है। यही तो लोकतंत्र है, यही तो इंडिया अलायंस का खूबसूरत चेहरा है। वहां पर मैं माफी चाहता हूं, मैंने उस वक्त 38 कह दिया था। 38 जहां पर है वहां कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि वहां हो नहीं रही है, वहां हर चीज को दबा दिया जाता है। अगर उनके खिलाफ कोई बोलना चाहे तो वो देशद्रोही हो जाता है, वो पाकिस्तानी और खालिस्तानी हो जाता है। राजनीतिक दलों को तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने सिराज जी यहाँ पर मैं डिफर करूंगा। आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही लोकतंत्र है, इसलिए इस पर आवाज उठ रही है। हालांकि बीजेपी वाले अपने यहाँ की शांति को दबाव नहीं कहते हैं, वो कहते हैं अनुशासन है। लेकिन चलिए आप कह दीजिए कि वहां पर दबाव है, मैं मान लेता हूं। लेकिन एक और वजह है कि इंडिया अलायंस में क्यों इतना शोर हो रहा है, क्यों उठापटक हो रही है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी बनना चाहती हैं, ना जितने लोग हैं, जितने बड़े बड़े धड़े हैं, सब प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को चाहते हैं कि प्रोजेक्ट हो जाए। कोई भी अपने आप को कमतर नेता नहीं मानता। ये बीजेपी में नहीं है, बिल्कुल बीजेपी में सर्वमान्य नेता उन्होंने मान लिया है। ना, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं आपकी बात का बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि ना राहुल गांधी ने यह बात कही है कि उनको प्रधानमंत्री बनना है, बल्कि उन्हीं ने जब मौका मिला है उन्होंने ये बात कही है कि मैं प्रधानमंत्री की रेस में नहीं हूं। जिसको इंडिया गठबंधन चाहेगा उसको बनाया जाएगा। अगर कोई भी नाम आता है, मैं उसका समर्थन करता हूं। अखिलेश यादव ने, मुझे नहीं मालूम पड़ता है कि उन्होंने कहीं पे इस तरह की ख्वाहिश जाहिर की हो कि मैं ही बनूंगा। ये बातें
बेवजह की उड़ाई जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो गैर भाजपाई दल हैं उनके खिलाफ इस देश में क्यों माहौल बनाया जा रहा है, क्यों इस तरह की बातें की जा रही है। गांधी का और अखिलेश यादव का, मैं नहीं जानता हूं कि इन दोनों ने कहीं पर भी यह बात कही हो कि हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, सबसे बड़े दावेदार हैं, हम ही को प्रधानमंत्री बनाया जाए, और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नहीं। अरे वहां कैसे होगा भाई, वहां कैसे होगा? इस पे हम चर्चा अगले अपने शो में करेंगे। लेकिन फिलहाल शिवेन जी, एक तरफ बसपा आकाश आनंद को पार्टी का भावी नेता बताकर जहां एक तरफ नेतृत्व परिवर्तन का ऐलान कर चुकी है और उधर दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने के लिए भी कमर कस ली है, तो ये जो लोकसभा चुनाव है बसपा के लिए भी एक अस्तित्व की लड़ाई होगा। देखिए, बसपा के लिए तो अस्तित्व की लड़ाई पिछले कई साल से बना हुआ है। अभी जो सिचुएशन है उसमें दो चीजें लगती हैं, जैसा कि आरोप विपक्षी लोग लगाते रहते हैं कि हो सकता है बीजेपी की बी टीम हो, कहीं ना कहीं से हो सकता है दबाव हो। लेकिन एक और चीज बड़ी साफ तौर पर समझ में आती है, मायावती भी बहुत महत्वाकांक्षी नेता है, थोड़े में सेटल होने वाली नहीं है। और जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, जाहिर सी बात है अलायंस की बैठकों में उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही थी कि ज्यादा सीटें दी जाए सीट शेयरिंग को लेकर के। तो वो एक तरीके से अपने आप को अलग करके एक संदेश देना चाहती हैं कि हम जितनी भी जगह चाहेंगे वहां लड़ेंगे और जितनी ज्यादा सीटें जीत जाएंगे तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, फिर हम बाद में जिस तरह का भी नेगोशिएशन जरूरत होगी, जैसी स्थिति होगी वैसा कर पाएंगे। रविंद्र जी, बहन जी चाहे जितना भी कहें, पिछले 10 सालों में उनका वोट बैंक 25% से 12% पर आ गया है, तो आपको लग रहा है कि इस बार कोर वोटर्स को अपने इंटैक्ट रख पाएंगी वो? ये 12% तब है जब उन्होंने समूची जातियों को टिकट दिया था, तो इसमें समूची जातियों का टिकट वोट बैंक मिलके तब 12% है। दलित वोट की बात आप कर रही थी, तो अगर दलित की बात करिएगा तो जो 22 में एनसीआरबी की रिपोर्ट जारी हुई है, सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ हुआ है, जो पूरे भारत के अपराध का 28% है। फिर अब दलित वोटों की बात कर ले तो एक पार्टी हुआ करती थी जो नित्य वोट पाती थी दलितों का, उसके 1 से लेकर 3 एमपी हुआ करते थे महाराष्ट्र से आरएसपी। जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी कभी भी नहीं जीत पाई। हाँ, उसके बदले में राज्यसभा में उसको भेजते रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर मायावती जी जाती है तो वही हाल होगा जो आरएसपी का हुआ, सारे दलित वोट चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। ये तो सामने ही है उदाहरण। तो इस प्रकार से अगर कहेंगे तो दलितों का तो कोई उद्धार हुआ नहीं। अगर ऐसा होता तो अपराध रोके गए होते केंद्र सरकार के द्वारा। एनसीआरबी हमारी संस्था तो है नहीं, एनसीआरबी उनकी संस्था है। तो उन्होंने बताया होता इस बात को कि हम रोक दिया उत्तर प्रदेश में अपराध, तो जहां से आपकी सरकार कहां से बनेगी? उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से और महाराष्ट्र से यही सरकार बनेगी। 12 जगह पे 38 राज्य अगर मान ले तो कुल 38 राज्य है। 38 राज्य में तो 12 राज्यों में वो 100% पर है, तो वहां तो बढ़ना नहीं है उनको करीब करीब। तो बढ़ना कहां था? यही चारों राज्यों मैंने गिरा दिए। इन चारों राज्यों में दलितों के खिलाफ अपराध बेतनाह बढ़े हैं, मुस्लिमों के खिलाफ अपराध बेतनाह बढ़े हैं और हिंदुओं को मूर्ख बनाया गया है। चलिए, प्रभु श्री राम के शिवेन जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये मानना है कि बसपा ये क्लेम करती रही है कि उसका एन ब्लॉक वोटिंग पैटर्न और उसका ट्रांसफरेबल होना ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर आप देखिए पिछले चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के समय ये देखने को नहीं मिला, तो क्या बसपा का वोट ट्रांसफरेबल होना बस एक मिथ है? देखिए, जो मायावती का अब तक जो कोर वोटर रहा है वो हमेशा मायावती के साथ रहा है। जब सपा के साथ गठबंधन किया उसका असर और डिफरेंट तरीके से देखने को मिला। लेकिन एक बात ये भी रही है कि जब मायावती अगर कभी अपील करती रही है किसी के पक्ष में दलितों को वोट देने के लिए, वो उससे भी खिसकता रहा है। एक और खास बात है, जो दलित वोट या जो पिछड़ा वोट मायावती के साथ जुड़ा रहा है, वो वोटर वो वैसा वोटर नहीं है जो बहुत ज्यादा दुनियादारी की बातों में पड़ता है या फिर बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। वो एकदम स्ट्रेट लाइन में सोच करके चलता है कि मुझे बहन जी के साथ रहना है तो बहन जी के साथ रहना है, अगर कहीं और जाना है तो कहीं और जाना है, वो मास में जाता है। आप देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि कांशी राम ने जिस वोट बैंक को लेकर राजनीति की नींव रखी थी, बहन जी ने उसे एक स्मार्ट सोशल इंजीनियरिंग करके दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम का एक सशक्त कॉम्बिनेशन बनाया था। लेकिन क्या फिर से जब इंडिया बाइपोलर पॉलिटिक्स विटनेस कर रहा है, तो आपको लग रहा है कितना मुश्किल होगा उस कॉम्बिनेशन को फिर से खड़े कर पाना? देखिए, इस वक्त जिस तरह का सिचुएशन बन रहा है, इसमें ये शर्तिया है कि जो दलित, ये जो कोर वोटर है वो उनका मायावती का,
वो कहीं ना कहीं शिफ्ट जरूर होगा। या तो इस बार एक एकदम नया ही सिनेरियो उभर के आएगा कि मायावती अलग लड़ रही हैं तो उनके सपोर्ट में आ जाए और इसको अगर कर पाते हैं, जो कि दिखता नहीं, क्योंकि मायावती की पार्टी ने पिछले कई सालों से रूट लेवल पे जाकर, ग्राउंड पे जाकर, जैसा अभी रविंद्र जी भी कह रहे थे, शिवराज साहब भी कह रहे थे, वैसे जाकर के काम किया नहीं, न प्रदर्शनों में, न जनता के हितों को लेकर के, न सरकार के खिलाफ, ना तो पॉलिसीज को लेकर किसी चीज को नहीं किया। तो वो वोटर एकदम शांत पड़ा हुआ है। अब वो वोटर या तो छिटकता है मायावती से, तो किसकी तरफ जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार जो कुछ भी होगा वो बसपा के लिए एकदम बिल्कुल एकदम निर्णायक होगा, क्योंकि लगातार उनका वोट गिरता जा रहा है, सीटें उनकी कम आती जा रही हैं, कई बार तो खाता भी नहीं खुला, और जिससे नेतृत्व भी परिवर्तन हो गया। नेतृत्व परिवर्तन करने की आकाश आनंद को दिए जाने की बात है, जो कि अभी भी राजनीतिक रूप से अपरिपक्व है, जबकि बहुत सारे सीनियर लीडर हैं, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी न दे करके एक यंग लड़के को दे दिया गया। तो ये सब इक्वेशन हम काम करेंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार जो भी होगा निर्णायक होगा बसपा के लिए भी। खान साहब, जब उन्होंने अपनी राह और नीयत साफ कर दी है, क्या चुनौतियां होंगी आप लोगों के लिए इस बार? कोई चुनौती नहीं, हमारे लिए सिर्फ एक राह है। हमारा सारा इस टाइम फोकस जो है वो हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है। उसके जरिए हम जो भी लोगों की मणिपुर से लेके और महाराष्ट्र तक की जो हमारी यात्रा है उसको सफल बनाने में, और इंडिया गठबंधन में जो कुछ भी हो रहा है वो वक्त पे जब जो फैसले वक्त के हिसाब से होंगे वो आप लोगों को भी बता दिए जाएंगे, सबके सामने आ जाएंगे। आखिरी सवाल रविंद्र जी, आपसे बड़े करीब से जानते हैं बसपा को, आपके तो पार्टी की बुआ जी हैं, कौन सी मजबूरियां हैं बहन जी की जो बीजेपी का खुलकर विरोध नहीं कर पा रही हैं और अलग थलग होकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है? अब बहन जी की बात तो बहन जी बता पाएंगे, लेकिन जो मेरा मानना है कि मायावती जी, अगर आप शुरू से देख लीजिए, एक शब्द अगर आप उनका याद करिए, सांपनाथ या नागनाथ, ये उनकी पॉलिटिक्स का गुरु मंत्र है। शायद शिवेंद्र जी जानते होंगे, उन्होंने लोकसभा में बोला था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जब वो सांपनाथ और नागनाथ अपने दिमाग में लेके इस बात को करती है, तो उनकी पॉलिटिक्स को केवल और केवल वही समझ सकती हैं, या उनका कोई ऐसा कैडर रहा होता जिसके हिसाब से हम उनकी पॉलिटिक्स को समझ पाते। तो मान्यवर के जाने के बाद से कोई कैडर नहीं रहा। जो उनके साथ चलने वाले चौधरी साहब थे, उनके साथ चलने वाले राम बहादुर जी थे, दयाराम पाल जी थे, बरखुराम वर्मा जी थे, ये कैडर था जो चलता था मान्यवर के साथ में, कोई नहीं रहा उनमें से। तो जब कोई रहा ही नहीं कैडर का, मान्यवर के कैडर का, तो उनको समझ पाना बहुत मुश्किल है किसी भी व्यक्ति के लिए। शिवेंद्र जी, एकदम संक्षेप में आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। मायावती को समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है, मतलब खेल खेलेंगे, अपना भले ही ना बना सके लेकिन बिगाड़ जरूर देंगे। देखिए, मायावती हमेशा इस बात के इंतजार में रहती है कि जब सही वक्त आएगा तो बताएंगे। जैसे आपने कहा सांपनाथ और नागनाथ की बात है, तो उन्होंने फिलहाल चूज कर लिया है कि इनमें से दोनों ठीक नहीं है, हम अलग लड़ेंगे। लेकिन वो अपनी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगी जिससे कि जब सीटें उनकी कुछ आएंगी तो वो अलायंस के साथ बैठ कर नेगोशिएट करेंगे। हालांकि ये भी एक अस्तित्व की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई तो बाद में है, अस्तित्व की लड़ाई है बसपा के लिए। तो असलियत में क्या होता है तो चुनाव के आसपास बदलेगा, लेकिन ये कदम या तो वाकई बसपा के लिए एकदम प्राणघातक साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें बसपा या तो एकदम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी या फिर ऐसे सामने आएगी कि वो मजबूरी हो जाएगी अलायंस के लोगों की उनको साथ लेना, चाहे वो फिर बात बीजेपी की हो रही हो चाहे ये इंडिया अलायंस के लिए हो रही हो। अगर मायावती अपने तरीके से जो भी उनकी स्ट्रेटजी है उससे कुछ भी नंबर्स बढ़िया लाने में कामयाब रहती हैं, तो इन दोनों को ही इस बात को मानना पड़ेगा कि आखिर में मायावती कुछ कमाल दिखा लेती हैं। इसी तरीके से उन्होंने कई बार सरकार बनाई है, ऐसा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये तो आपने सुनी हमारे मेहमानों की राय। अब हम बताते हैं कि क्या है इस पर हमारी राय, यानी मुक्ता का नुक्ता। मायावती लंबे समय तक देश की दलित राजनीति का चेहरा रही हैं। एक समय तो ऐसा था जब मायावती प्रधानमंत्री पद का ख्वाब देखने लगी थी। दलित राजनीति को अगर कांशीराम जैसे नेताओं ने विचार दिया तो मायावती ने उसमें धार दी। मायावती यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रही, कई बार सांसद। दलितों ने उनको अपने मसीहा के तौर पर देखा। दलित अपने जीवन में बदलाव और आत्मगौरव का वाहक मायावती को मानने लगे। मायावती की ताकत और हैसियत तो पूरी बदल गई, लेकिन दलितों के दिन नहीं बदले। और यही वजह है कि आज दलित वोट बैंक पर मायावती का वैसा दबदबा नहीं रहा जैसा 2007 तक था। मायावती को सियासी सफर आगे बढ़ाना है तो अपने वोट बैंक का भरोसा जीतना होगा।
तो फिलहाल आज के शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।